इस जजमेंट के बाद क्या हुआ कि चीज़ें काफ़ी बदल गई। पहले भी कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयमेंट होता था, 2006 के बाद भी हो रहा है, लेकिन एक डायरेक्शन बदल गया क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन आ गई। गाइडलाइन किस में आई? स्टेट ऑफ कर्नाटका वर्सेज उमा देवी वाले केस में। तो स्टेट ऑफ कर्नाटका वर्सेज उमा देवी कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयमेंट के लिए एक गाइडलाइन का काम करती है, क्योंकि इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जिसमें वाई.के. सबरपाल, सी.के. ठक्कर और बाला सुब्रमण्यम जस्टिस थे, और इनकी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने काफ़ी सारी बातें कही कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयमेंट के बारे में। क्योंकि कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयमेंट पहले भी होता था, बैकडोर एंट्री से किसी को किसी पोस्ट पे रख दिया जाता था, 4 साल 5 साल काम करने के बाद उसे क्या करता था, परमानेंट कर दिया जाता था उसी पोस्ट पे। इसे रोकने के लिए उन्होंने क्या किया, कोर्ट ने एक गाइडलाइन बना दी। ऐसा नहीं है कि अब एम्प्लॉयमेंट नहीं हो सकता है, हो सकता है, क्योंकि कोर्ट ने ये नहीं कहा, कोर्ट ने ये कहा है कि एम्प्लॉयमेंट रुकेगी नहीं, कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयमेंट करने का राइट है सरकार के पास में। ऐसा नहीं कि वो केवल परमानेंट या कि रेगुलर एम्प्लॉयमेंट ही दे, वो टेम्प्रोरी भी ले सकती है एम्प्लॉयमेंट, टेम्प्रोरी वर्कर को भी रख सकती है, क्योंकि एज पर द नीड ऑफ द टाइम, है ना। जिस समय में जो समय की ज़रूरत है, मान लेते हैं कि सरकार के पास वहाँ पे काम करने वाले लोगों की संख्या कम है और उसे काम करवाना है, तो तत्कालीन में, और उसके पास में पैसे भी नहीं उतने, तो वो क्या करेगी, कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे किसी को रख के काम कुछ समय करवा सकती है। तो ये चीज़ें होती है। इसको कोर्ट ने कहा कि इस पर हम इंटरफेयर नहीं कर सकते, इसे रोक भी नहीं सकते, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि गाइडलाइन प्रॉपर हो। लेकिन ऐसा भी नहीं केवल उसी को सब काम, उसी को वही काम कराए सरकार। ये भी नहीं है कि आप केवल कॉन्ट्रैक्ट पे करवाए जा रहे हैं, परमानेंट में आप ले ही नहीं रहे हैं, ये भी गलत है। तो इसके बीच का रास्ता क्या है, इस पर उमा देवी जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने चर्चा किया। हम लोग डिस्कस करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या कहा है। पहली चीज, एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए एज पर कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम होना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम 1416 का वायलेशन नहीं हो, 309 के रूल हो, और जो पोस्ट है वो पोस्ट सैंक्शनड हो, ये सारी चीज़ें होंगी तभी वो एम्प्लॉयमेंट फेयर होगा। तो इसमें एक और चीज़ बोली गई है जो सबसे बड़ी चीज़ है, वो ये है कि इनिशियल एंट्री या इनिशियल अपॉइंटमेंट की, मान लेते हैं एक पोस्ट है, इस पोस्ट पे आपको अपॉइंट किया गया, तो इस पोस्ट पे जो आपको अपॉइंट किया गया, तो ये पोस्ट जो है जब अपॉइंट किया गया तो उसमें क्या प्रोसीजर रहा, जो इनिशियल अपॉइंटमेंट है उसका प्रोसीजर क्या था, क्या एडवर्टीजमेंट आया था, क्या पोस्ट सैंक्शन था, क्या अथॉरिटी कॉम्पिटेंट थी, ये सारी चीज़ें यदि है तो फेयर होगा। वो क्या होगा, वो फेयर कहलाएगा, ठीक है, फेयर एम्प्लॉयमेंट हुआ। और कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम के अकॉर्डिंग ये चीज़ें होनी चाहिए। तो ये चीज़ें, इनिशियल एंट्री हमेशा फेयर होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप बैकडोर से किसी को रख लिए किसी काम पे। इसके लिए कोर्ट ने उमा देवी जजमेंट में रिस्ट्रिक्शन लगाया। इसके बाद जो इसमें चीज़ें हैं वो क्या निकल के आ रही है कि सैंक्शन पोस्ट हो, एडवर्टीजमेंट होना चाहिए, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के द्वारा नियुक्ति होनी चाहिए, और रिजर्वेशन पॉलिसी क्लियर होनी चाहिए। यानी कि ये सारी चीज़ें हैं तो 1416 आर्टिकल का वायलेशन नहीं माना जाएगा। इसके तभी वो सैंक्शन पोस्ट, तभी वो चीज़ें जो है कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयमेंट जो है उसे फेयर माना जा सकता है, लीगल माना जा सकता है। अब क्या होता है कि खास करके जो कुछ पैरा है इस जजमेंट में जो कि बहुत ही रिलेवेंट है, यहाँ पे मैं ज़्यादा उसके बारे में डिटेल नहीं करूँगा क्योंकि उसको समझने के लिए फिर परेशानी हो सकती है आपको। तो मैं सामान्य तौर पे उसमें क्या क्रक्स है मैं बस वही बताना चाहता हूँ, डिटेल में बताने में फिर आपको समझने में परेशानी हो जाएगी। तो कहने का मतलब है कि इसमें पैरा 15 में कहता है कि कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयमेंट यदि एग्जीक्यूटिव करते हैं या कोर्ट के निर्देश से होता है किसी भी, तो वो लीगल होगा यदि वो कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम के आधार पे नियुक्ति होती है तो, ठीक है। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम मस्ट बी फॉलोड, है ना, जैसे जस्टिस भगवती ने कहा था, है ना, DC वाधवा वाले केस में, कि रूल ऑफ लॉ के अकॉर्डिंग ये होना चाहिए कि कोई भी यदि अपॉइंटमेंट होता है उस अपॉइंटमेंट में ये ज़रूरी है कि खास करके जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिटेशन जो है वो वहाँ पे ज़रूर होना चाहिए, उसका ब्रीच नहीं होना चाहिए। यदि कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिटेशन को आप ब्रीच कर जाते हैं, उसके नियमों से बाहर निकल जाते हैं, मान लेते हैं कि कहीं पे एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, तो स्वाभाविक रूप से जो हमारा फंडामेंटल राइट है उसका वायलेशन हो रहा है, आर्टिकल 21, 23 का वायलेशन माना जाएगा, है ना। इसी तरीके से डायरेक्टिव प्रिंसिपल का भी यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन देखने को मिलता है, जैसे 38 है ना। तो कहने का मतलब ये चीज़ है कि कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम के आधार पे ही चीज़ें होनी चाहिए, नियुक्ति होनी चाहिए, तभी उसे लीगल माना जा सकता है, एज पर द लॉ माना जा सकता है। बाकी उमा देवी जजमेंट का क्रक्स जो है ये पैरा 53 में है। कंप्लीट जो है जजमेंट, जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है उसका पैरा 53 है, कहीं कहीं पे कुछ कुछ जगह 34 भी पैरा उसको कर दिया है। लेकिन कहने का मतलब जो क्रक्स है वो आप समझें,
इसमें फाइनली क्या आउटकम आया? फाइनली आउटकम यही आया कि यदि कोई व्यक्ति कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयमेंट में नियुक्ति हुई है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जिसकी नियोजन हुई है, नियुक्ति हुई है, वह परमानेंट अपने आप को करवाने के लिए क्लेम कर सकता है। परमानेंट करवाने के लिए कब क्लेम कर सकता है, किस पोजीशन में क्लेम कर सकता है, ये जानिए। ये है इरेगुलर अपॉइंटमेंट, यानी कि इरेगुलर अपॉइंटमेंट तो होना चाहिए, तब आप क्लेम कर सकते हैं, और ये लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए होना चाहिए, रेगुलर अपॉइंटमेंट में नहीं। रेगुलर अपॉइंटमेंट जो है यदि रूल पर हुआ है तो क्या क्लेम करेगा, उसका तो ऑलरेडी वो है ही परमानेंट। लेकिन इरेगुलर अपॉइंटमेंट है और लॉन्ग टाइम के लिए एक ही पोस्ट पे व्यक्ति काम कर रहा है, खास करके ये वाला प्रोविज़न, ठीक है, जिसका रिन्यू एवरी ईयर हो रहा है, तो भले ही विदाउट कंपटीशन गया हो तो वो राइट क्लेम कर सकता है कि मुझे परमानेंट बना दो, है ना, और परमानेंट उसको बनाना पड़ेगा और कोर्ट वो जाके अपने रिमेडी के लिए पहुंच सकता है। तो अब इरेगुलर अपॉइंटमेंट जो है, इरेगुलर अपॉइंटमेंट का हमने यहाँ पे डिस्कस किया है कि मिनिमम क्वालिफिकेशन आपके पास होना चाहिए, दूसरा चीज़ पोस्ट सैंक्शनड होना चाहिए, भले ही आप विदाउट एग्जाम विदाउट कंपटीशन आपको लिया गया। और फेयर इनिशियल एंट्री होनी चाहिए। ये दो तीन चीज़ें यदि है तो आपको क्या होगा कि यहाँ पे क्लेम आप कोर्ट जाके कर सकते हैं और आपको रेमेडी जरूर मिलेगी, नहीं मिलने का प्रश्न ही नहीं है, कोर्ट आपको जरूर रेमेडी देगी। यानी कि आपके साथ में यदि वायलेशन हुआ है तो निश्चित रूप से आप जा सकते हैं कोर्ट, और आपको उसको इंटरटेन करना पड़ेगा। जैसे कि जस्टिस भगवती ने भी पहले कहा था, तो आपके पास बिल्कुल राइट है कि आप जा सकते हैं, रिट डाल सकते हैं और कोर्ट से मांग सकते हैं अपनी ग्रीवांसेज। तो इस पे क्या कि उमा देवी जजमेंट जब आया तो क्या ये सारे के सारे फैसले फेवर में आए या कुछ अगेंस्ट में भी आया? कई बार उमा देवी जजमेंट को गलत तरीके से भी इंटरप्रेट कर लिया गया। हमने खुद देखा है कई बार कि कोर्ट में डिस्कस करते, सुप्रीम कोर्ट में जो कई बड़े बड़े एडवोकेट भी आते हैं, उमा देवी जजमेंट को ठीक से नहीं पढ़ते और उसका इंटरप्रिटेशन कुछ इस तरीके से कर देते हैं कि कोर्ट में एक गलत न्यूज़ चला जाता है और सारी चीज़ें पलट जाती है। जज के पास क्या है, जस्टिस बैठ के अपना जो भी डिसीजन देते हैं उनके पास उतना पढ़ने का नहीं, जो आप बोलते हैं उसी आधार पे वो डिसीजन देते हैं, कहने का मतलब है। तो इंटरप्रिटेशन जो है इसके बेसिस पे कई जजमेंट लेकिन ऐसे आए हैं जिस जजमेंट में कि फेयर एक तरीके से डिसीजन आया है, और उस डिसीजन को यदि हम ये मान के चलें कि एक तरीके से उमा देवी जजमेंट से प्रेरित होकर वो डिसीजन दिया गया है तो गलत नहीं होगा। क्योंकि उमा देवी जजमेंट के बाद जो डिसीजन आए हैं, जहाँ पे कि हम 2-3 जजमेंट का भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जहाँ पे कि कॉन्ट्रैक्चुअल जो एम्प्लॉई था उसको परमानेंट करवा दिया गया सुप्रीम कोर्ट के आदेश से, कोर्ट के आदेश से। कैसे करवा दिया गया? क्योंकि जो गाइडलाइन थी उस गाइडलाइन के आधार पे ही उसकी नियुक्ति हुई थी और वहाँ वो सारी चीज़ें हो रही। तब देखते हैं 2-4 जजमेंट, फिर अच्छे से क्लैरिटी आएगी। जैसे कि एक जजमेंट है, केस है नरेंद्र कुमार वर्सेज स्टेट ऑफ झारखंड, 2018 का है, 2018 ईस्वी का ये केस है। इस केस में क्या किया गया है? इस केस में उमा देवी जजमेंट को के बारे में कहा गया है कि उमा देवी जजमेंट में 2 फोल्ड है, 2 चीज़ें कही गई है उमा देवी जजमेंट के बारे में। पैरा 8 है उसमें, पैरा 8 में कहता है कि उमा देवी जजमेंट के अनुसार इरेगुलर और इलीगल अपॉइंटमेंट को पहले तो रोकने का प्रयास होना चाहिए। दूसरा चीज़, यदि इरेगुलर एम्प्लॉयमेंट हुआ है कहीं पे, यदि हुआ है या हो रहा है तो उसको और लॉन्ग टाइम से वर्क कर रहा है, इरेगुलर अपॉइंटमेंट है और लॉन्ग टर्म से वो काम कर रहा है एक पोस्ट पे, जो आदमी है वो इरेगुलर अपॉइंटमेंट है लेकिन वो लॉन्ग टर्म से बना हुआ है, तो उसको क्या मिलेगा? बेनिफिट उसको मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि उसको बेनिफिट नहीं मिलना चाहिए, और इस बेसिस पे यहाँ पे नरेंद्र कुमार में जजमेंट दिया गया। इसी के तरह से एक जजमेंट और है, स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेज PWD एम्प्लॉय, 2013 ईस्वी का जजमेंट है। तो 2013 ईस्वी का जो ये जजमेंट है स्टेट ऑफ गुजरात और PWD एम्प्लॉय, इसमें भी उमा देवी जजमेंट को कोट किया गया और इसके बेसिस पे डिसीजन दिया गया। क्या था इसमें उमा देवी जजमेंट के बारे में क्या कहा गया? कोर्ट ने ये कहा, पैरा 27 में कहा कि इनिशियल एंट्री यदि सही है, क्या है? इनिशियल एंट्री यदि सही है तो यहाँ पे नो वायलेशन ऑफ आर्टिकल 14 एंड 16, यानी कि 14 और 16 का वायलेशन यहाँ पे नहीं माना जाएगा। कब नहीं माना जाएगा? यदि इनिशियल एंट्री सही है। दूसरा चीज़ में कहा है टेम्प्रोरी वर्क जो है परमानेंट इन नेचर होना चाहिए। जो मैंने यहाँ बताया था अभी कि टेम्प्रोरी वर्क क्या होना चाहिए, वर्क का नेचर क्या होना चाहिए? परमानेंट होना। जैसे सड़क बन रहा है तो सड़क बन रहा है, ब्रिज बन रहा है, काम खत्म,
तो जब वो चीज़ें हो रही उस समय में तो आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि मान लेते 3 साल में ब्रिज खत्म हुआ, आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट है, जब तक ब्रिज करेगा बनेगा तब तक आप कॉन्ट्रैक्ट पे हैं, जैसे ब्रिज का काम खत्म आपका कॉन्ट्रैक्ट खत्म, हमारा कॉन्ट्रैक्ट खत्म। तो यहाँ पे है, लेकिन ऐसा पोस्ट है जो कि एवरी ईयर रिन्यू हो रहा है और वो जॉब का नेचर जो है वो परमानेंट इन नेचर है। कोई भी आदमी यदि वहाँ पे काम करेगा तो वो परमानेंट काम करेगा, परमानेंट उसका जो है नेचर होगा जॉब का। तो इस तरह की सिचुएशन यदि है तो वहाँ पे परमानेंट इन नेचर है, तो कहने का मतलब आप क्लेम कर सकते हैं रिमेडी के लिए, है ना, तो आपको लाभ बिल्कुल मिलेगा। तो टेम्पोररी वर्क जो है वो परमानेंट इन नेचर का होना चाहिए। जैसे टीचर है, तो टीचर क्या है, परमानेंट इन नेचर है, तो उसका जॉब जो है कंटिन्यू करने के लिए वो जा सकता है कोर्ट। कहीं हॉस्पिटल का स्टाफ है, कहीं किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में कोई वर्क कर रहा है, वहाँ वर्क पे कोई उसी के साथ में काम करने वाला व्यक्ति कोई, वो परमानेंट नेचर का है और ये टेम्पोररी नेचर का है, मतलब ये इसको कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है। यानी कि आप इस बात को ऐसे समझिए कि एक आदमी आपके सामान्य रूप से खड़ा है, आप क्या हैं, मतलब कि कॉन्ट्रेक्चुअल हैं, और आपके साथ वाला क्या है, परमानेंट है। ये सैलरी भी ज़्यादा ले रहा है, परमानेंट भी है, और आप क्या हैं, टेम्पोररी हैं, कई साल से काम कर रहे हैं, लेकिन आपको लाभ नहीं दिया जा रहा है, तो आप कोर्ट जा सकते हैं, है ना। तो आपको इसके बराबर मिलना चाहिए। और इसी के बेसिस पे इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क के लिए भी कॉन्सेप्ट आया है, और इसके लिए भी लड़ाई चलती है कि यदि हम एक पोस्ट पे हैं, एक साथ काम कर